नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य उद्यम की दूसरी कक्षा है। ये दूसरा क्लास चल रहा है। इसके पहले पार्ट 1 यानी क्लास 1 आपका चल चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो सामान्य परिचय का किस्म का था। ये भी सामान्य परिचय का एक तरीके से विस्तार टाइप का है। ये भी आपको प्री परीक्षा के लहजे से पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था भारतीय साक्ष्य उद्यम कुल 4 भागों में बटा था। तो वो 4 भाग जो है ये यहाँ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ये 4 यहाँ से प्रश्न आने का ये पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि जो भारतीय साक्ष्य उद्यम का पहला भाग कितने अध्यायों में है, तो 1 अध्याय उसमें है। भारतीय साक्ष्य उद्यम का भाग 2 में कुल कितने अध्याय हैं, तो उसमें भी एक ही अध्याय है, अध्याय 2। ये अलग बात है कि अध्याय 2 9 ग्रुप में बटा हुआ है। ये कुल 9 ग्रुप में बटा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये एक ग्रुप है तथ्यों की सुसंगति, दूसरा ग्रुप है निकटता से संबंधित तथ्य, तीसरा ग्रुप है स्वीकृति। इस तरीके से भाग 2 कुल 9 ग्रुप में बटा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भाग 3 का जहाँ तक सवाल है, भाग 3 जो है ये कुल 1 2 3 4 अध्यायों में, भाग 3 में 4 अध्याय हैं। उसी तरीके से भाग 4 में आप देख रहे हैं कुल 6 अध्याय। मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा भी है, अगर आप देखेंगे तो भाग 4 में 6 अध्याय, भाग 3 में 4 अध्याय, यानी कुल 12 अध्याय 4 भाग में। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे भारतीय साक्ष्य उद्यम के अध्याय 1 में कितने अध्याय हैं, 1 अध्याय, यहाँ 1 अध्याय। भाग 2 में कुल कितने अध्याय हैं, 1 अध्याय। भाग 3 में कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय। भाग 4 में कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय। इस तरीके से आप अध्यायों वाला चैप्टर भी आपको याद होना चाहिए। और किस अध्याय में कौन से, जैसे परीक्षा में ये भी पूछता रहता है कि सबूत के भार के विषय में भारतीय साक्ष्य उद्यम में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है। तो इस तरीके से साक्षियों की परीक्षा के विषय में भारतीय साक्ष्य उद्यम में प्रावधान है, कहाँ से कहाँ तक 4 ऑप्शन देगा, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो ये भी आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं अधिनियम की विशेषता। जो नया भारतीय साक्ष्य उद्यम है उसकी विशेषता के बारे में हम आपको आज बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हमको नहीं करना है दोस्तों, लंबी वीडियो को कोई देखता नहीं और लंबी वीडियो में चीज़ें घट जाती हैं। अब तो बहुत, मैं यूट्यूब में देखता हूँ 10-10, 12-12 घंटे का मैराथन क्लास भी लोग दे देते हैं। फिलहाल यही वीडियो बाद में जोड़ करके एक मैराथन बना दिया जाए तो अलग बात है। आइए अधिनियम की विशेषता के बारे में देखते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम विशेषता तब जानेंगे जब पुराने लॉ है उसमें क्या कमी थी या उसके अनुसार क्या परिवर्तन किया गया है, तब आपको विशेषता समझ में आएगा। नए अध्याय में 4 भाग है, पहले 3 भाग था। नए अध्याय में 12 अध्याय है, पहले 11 अध्याय था। वर्तमान में भारतीय साक्ष्य उद्यम 2023 में 170 धाराएं हैं, लेकिन पहले वाला जो 1872 का भारतीय साक्ष्य उद्यम था उसमें 167 धाराएं थी। इसके अलावा बहुत परिवर्तन नहीं किया गया है बीएसए के लागू होने के बारे में। तो भारतीय साक्ष्य उद्यम 2023 लागू है संपूर्ण न्यायालय की संपूर्ण न्यायिक कार्रवाई पर, सेना न्यायालय पर भी ये बदलाव है। पुराना भारतीय साक्ष्य उद्यम 1872 सेना न्यायालय पर लागू नहीं होता था, उसमें लिखा हुआ था इंडियन नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट पर नहीं लागू होगा। लेकिन अब संपूर्ण न्यायालयों के साथ साथ सेना न्यायालय पर भी भारतीय साक्ष्य उद्यम 2023 लागू है। लागू नहीं है तो कहाँ, शपथ पत्रों पर नहीं लागू है, मध्यस्थों पर लागू नहीं है। तो ध्यान देना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 न तो शपथ पत्रों पर लागू है न मध्यस्थों पर लागू है। और उसके बाद अगला जो पढ़ना है दोनों पूरा, ये मैंने वो लाइन को लिख भी दिया है याद करने के लिए कि सेना न्यायालयों पर भी लागू है। ध्यान देना है बीएसए जो है ये लेक्स फोरी है, स्थानीय विधि। स्थानीय विधि के अनुसार साक्ष्य के नियम वगैरह बदल सकते हैं, साक्ष्य लेने का तरीका बदल सकता है। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, इसका जो स्वरूप है सकारात्मक रूप से प्रक्रियात्मक है भारतीय साक्ष्य उद्यम। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर भारतीय साक्ष्य उद्यम में जो बदलाव किए गए हैं 2023 वाले में, ज़्यादातर बदलाव इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यमों को लेकर किया गया है। ज़माना बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम आज हाथ हाथ में हो गए हैं, हर जगह हो गए हैं। तो अब वो आवश्यकता नहीं रह गई है कि कैदी को लेकर के 100 किलोमीटर लेकर आइए आप कोर्ट में। आप कैदी जहाँ है वहीं से जैसे सामने पेशी हो सकती है, हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं। तमाम बदलाव इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल
सुविधाओं को लेकर के इसमें किया गया है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह के लहजे से बार बार पूछते रहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ नियम और सिद्धांत। मैंने बताया था ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो उद्देशिका है सीपी, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड, कुछ नियम और सिद्धांत प्रोवाइड कराना, समेकित करना और कुछ नियम और सिद्धांत प्रोवाइड करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और वो भी फेयर ट्रायल के लिए। तो यहाँ ध्यान देना है, जो पहला सिद्धांत और नियम है जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम टिका हुआ है वो है मामले को विवादित तथ्यों, सुसंगत तथ्यों तक सीमित रखा जाएगा। इसको आगे जाकर के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में देखेंगे, उसके बाद आगे जाकर के भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 50 में देखेंगे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये भी जान लीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें से एक सिद्धांत ये है कि मामले को विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों तक सीमित रखा जाएगा। दूसरा जो विशेषता है वो विशेषता है न्यायालय के समक्ष हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाएगा। जो सबसे सर्वोत्तम होगा वो पेश किया जाएगा। सुनी सुनाई बातों यानी अनुचित साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोशिश किया गया है कि न लिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति ने अपने हित के विरुद्ध कोई साक्ष्य दिया है, अगर हित के विरुद्ध किसी ने कोई साक्ष्य दिया है तो वो सदैव सुसंगत होगा। ये न्यायालय का प्रयास होगा। साक्ष्य अधिनियम में इसको सिद्धांत बनाया गया है फेयर ट्रायल के लिए। उसके बाद अगला जो विशेषता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो विशेषता है आचरण के संबंध में उदारवादी। अगर कोई व्यक्ति आचरण कर रहा है उसके संबंध में उदारवादी तथा कथन के संबंध में, अगर कथन के बारे में उसके संबंध में कठोर नीति अपनाई गई है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी घटना के साथ कुछ कर रहा है, कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है, वो तो महत्वपूर्ण है। उसके संबंध उसको तो एक तरीके से साक्ष्य अधिनियम में कभी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर कथन के बारे में कहा जा रहा है, कही हुई बातें कही जा रही हैं, तो उस पर कठोर नीति भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपनाए हुए है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, जो अगला विशेषता है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य प्रतिरक्षा में, जो साक्ष्य प्रतिरक्षा में जांची नहीं जा सकती, यानी जिसका जीरा नहीं हो सकता, जीरा में उसको जांच नहीं सकते, और जिसका कोई संपोषक साक्ष्य नहीं है, यानी उसके समर्थन में जो साक्ष्य दिया जा रहा है उसके समर्थन में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे साक्ष्य को दुर्बल प्रकृति का साक्ष्य माना जाएगा। ऐसे साक्ष्य को कमजोर प्रकृति का साक्ष्य माना जाएगा। ऐसा साक्ष्य अगर कोई देता है जिसको प्रतिरक्षा में नहीं जांचा जा सकता, जिसको संपोषक कोई साक्ष्य नहीं, उसका समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है, उसको कमजोर साक्ष्य माना जाएगा। केवल उसी आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या नई धाराएं हैं, क्या पुरानी धाराएं हैं, ये आगे क्लास में हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्लास हमको लंबा नहीं करना है,